हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसमें हम राजनीति विज्ञान के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इन्होंने विचार तत्व होते हैं ये कहा था, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं ये भी कहा था, विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं ये बात नहीं कही गई है, और विचार सार्वभौमिक होते हैं इसकी बात भी कही गई है। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, विचार सार्वभौमिक होते हैं, जबकि विचार चीज़ों के प्रतिबिंब नहीं होते। प्लेटो के अनुसार विश्व दो प्रकार के होते हैं, विचारों की दुनिया व भौतिक वास्तविक दुनिया। प्लेटो के अनुसार विचार ही संसार का मूल तत्व है तथा भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है, ये हेगल के द्वारा कहा गया है। लोकतंत्र का विरोधी एवं आदर्शवादी राजनीतिक दार्शनिक हेगल ने मैकियावेली की विश्वविख्यात कृति द प्रिंस को महान एवं एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। पहले आते हैं लेखक क्वांटीन स्कीनर का संबंध है द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से। नेक्स्ट आते हैं माइकल शंदेल, इनका संबंध है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस से। जियोवानी सत्तोरी का संबंध है डेमोक्रेटिक थ्योरी से। और नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स टेलर, इनका संबंध है फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइंसेस थे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत की वजह एक विचारधारा मानते हैं, तो ये हो जाएंगे जर्मिनो। 1882 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड ओपन सोसाइटी में जर्मिनो मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत की वजह विचारधारा मानते हैं। नेक्स्ट आता है ईशायाह वर्लिन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर बताइए। सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स की दी गई थी हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट सबसे पहले, फिर उसके बाद आते हैं फॉर एसेज ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट है बीको एंड हर्डर टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज फिलोसफिकल एसेज, ये सबसे लास्ट में आएगी 4th नंबर पर। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दी थी हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 में। फिर आते हैं 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969 में। बीको एंड हार्डर 2 स्टडीज़ इन द हिस्ट्रीज ऑफ 1977। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज फिलोसफिकल एसेज 1978 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने समाज की पारंपरिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा या वेंचर की संकल्पना दी है, तो ये दी गई है रॉल्स के द्वारा। रॉल्स के अनुसार न्याय की शर्त पूरी करने के लिए भेदमूलक प्रक्रिया के द्वारा हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ होना चाहिए। इसी संदर्भ में रॉल्स ने समाज के पारंपरिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। पहला कथन कहता है कि रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है क्योंकि मनुष्य की एक समान भावनाएं जीवन को मूल्य प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है। ये कहा था डेविड ईस्टन के द्वारा।
अपनी चर्चित कृति आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में डेविड ईस्टन ने कहा था कि सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजनीतिक अभिजन वर्ग में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो इसमें अल्पसंख्यक, अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र होता है, ओलिगार्की एंड एरिस्टोक्रेसी होती है। राजनीतिक अभिजन वर्ग के आशय में राजनीति के सत्तासीन व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह में होता है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। कथन कहता है कि फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना करता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सरकार के पूर्व रूप गंभीर त्रुटियों और अतार्किकताओं के चित्रित किए जाते हैं जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और R की सही व्याख्या करता है। फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है क्योंकि सरकार के पूर्ण रूप गंभीर त्रुटियों और अतार्किकताओं से चरित्रित होते हैं जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया है, सोवियत संघ के विघटन के विशेष परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है बताइए? तो ऑथर वेंटली इससे संबंधित हैं। ऑथर वेंटली द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स, इनकी 1896 से 1908 के बीच में इसको प्रकाशित किया गया था, जो कि तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्र मैकेनिज्म की जांच का प्रयास करती है जिसके द्वारा अभिव्यक्तियां को मन में बिठाया जा सकता है, तो ये राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित है। राजनीतिक मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। इसके द्वारा अभिव्यक्तियों को मन में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक विकास है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। तो इसमें R रोस्टोव आते हैं और मैक्स वेबर आते हैं। R रोस्टोव और मैक्स वेबर ने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक एवं विधिक विकास है। वेबर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1927 में इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना था? तो ये हैं रॉबर्ट वॉलपुल। सर रॉबर्ट वॉलपुल 1773 में ब्रिटेन के पहले संसदीय सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन संस्थानिक उपागम से संबंधित है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे हरमन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक। तुलनात्मक राजनीति का वह उपागम 1930 के दशक में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ जिसके अध्ययन में हरमन फाइनर, कार्ल फ्रेडरिक, मॉरिस डूवर्जर और केसी व्हीलर के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित क्रांतियों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं शुद्धाचारवादी क्रांति, उसके बाद आती है बोल्शेविक क्रांति, फिर आती है चीनी क्रांति, फिर आती है उसके बाद क्यूबाई क्रांति। सबसे पहले आती है प्यूरिटन क्रांति जो कि 1640 से 1660 के बीच में हुई थी। फिर बोल्शेविक क्रांति ये अक्टूबर 1917 में हुई थी। चीनी क्रांति 1949 में हुई और क्यूबाई की संधि ये 1953 से 1959 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित निवेश कार्यों इनपुट फंक्शन को सही क्रम में चिन्हित कीजिए। पहला दिया गया है राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती, उसके बाद हित अभिव्यक्तिकरण दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरा आएगा हित समुच्चयन और फिर है राजनीतिक
संप्रेषण। एडमंड पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दिए हैं। इसमें आगत कृत्य 4 हैं। पहला राजनीतिक सामाजिकरण, दूसरा हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा हित एकीकरण और चौथा राजनीतिक संचार। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि कुलीन तंत्र की लौह विधि कानून ने स्थापित किया कि राजनीतिक दल सहित सभी लोकतांत्रिक संगठन में कुछ नेताओं और लघु विशिष्ट समूह द्वारा अंतिम रूप से नीति निर्धारण किया जाता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नीति निर्धारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक रूप से कुछ लोग सम्मिलित होते हैं जो अनेक लोगों की ओर से कार्य करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एलिट्स में मिशेल ने कहा था कि राजनीतिक दल सहित सभी लोकतांत्रिक संगठन में कुछ विशिष्ट जन होते हैं जो समाज के बारे में अधिकांश निर्णय लेते हैं और जिनकी शक्तियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। मिशेल के अनुसार राजनीतिक दल का संगठन और संरचना इस प्रकार की होती है कि दल का नियंत्रण कुछ गिने चुने विशिष्ट लोग अत्यंत योग्य, दक्ष, कार्यकुशल होते हैं। इसे ही कुलीन तंत्र का लौह नियम कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि सेना का गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में दबदबा होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक विखंडन, विदरण, क्लीवेजेस राजनीतिक अस्तित्व में अत्यधिक रूप से योगदान करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं, साइबरनेटिक्स का तात्पर्य क्या है, तो यह नियंत्रण एवं संप्रेषण का विज्ञान है। साइबरनेटिक्स साइबरनेटिक्स का आशय नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान है। साइबरनेटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी विचारक नॉर्बर्ट वीनर हैं। इन्होंने आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक और परिवेश वाली एक व्यवस्था के रूप में संगठन को एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दर्शन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया है कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम है, तो ये M.K. गांधी जी के द्वारा दिया गया विचार है, नहीं है, इन्होंने अस्वीकार किया था इसको। महात्मा गांधी ने इस बात को अस्वीकार किया है कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम है। इसी के प्रतिकार स्वरूप गांधी जी ने दलितों को हरिजन की उपाधि दी थी। दलितोद्धार की प्रेरणा गांधी जी को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता सुंदरलाल शर्मा से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, भारत के निम्नलिखित राजनीतिक दलों के निर्माण के सही क्रम में पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आती है जस्टिस पार्टी जो कि 1916 में बनी थी। फिर शिरोमणि अकाली दल, ये 1920 में बनाया गया था। फिर हिंदू महासभा, ये 1926 में बनाई गई थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। सबसे पहले आती है जस्टिस पार्टी, ये 1916 में बनी थी। फिर शिरोमणि अकाली दल 14 दिसंबर 1920 को स्थापित किया गया। हिंदू महासभा 1926 को स्थापित की गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 1932 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए। सबसे पहले राज्यपाल की जो पात्रता की शर्तें हैं वो अनुच्छेद 158 में दी गई हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी, ये अनुच्छेद 156 के 2 में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि ये जो अनुच्छेद 256(2) है, 156(2) है, ये त्यागपत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 171 के 5 में दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। और राज्यपाल का वित्तीय विधेयक की अनुशंसा का अधिकार अनुच्छेद 207 में दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति का संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि संशोधन के किसी प्रस्ताव का प्रारंभ करने का एकमात्र तरीका संघीय संसद के किसी एक सदन में विधेयक की प्रस्तुति करना है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा,
यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से इस गतिरोध का समाधान निकाला जा सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संसद के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से इस गतिरोध का समापन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले दिए गए हैं हमें संवैधानिक संशोधन, 36वां संवैधानिक संशोधन है। ये संबंधित है सिक्किम की एक पूर्ण रूपेण राज्य के रूप में घोषणा करने से। फिर आता है 61वां संवैधानिक संशोधन, इसका संबंध है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। फिर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका संबंध है कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण एवं कार्यप्रणाली से। और 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यह न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता से संबंधित है। ध्यान तलब है कि जो 99वां संविधान संशोधन है यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था इसको। नेक्स्ट आते हैं, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं गैनविल ऑस्टिन, इनका संबंध है सहयोगात्मक संघवाद कोऑपरेटिव से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से। फिर केसी व्हीलर का संबंध है अर्ध संघीय से। एपलवी का संबंध है केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ फेडरेशन से। और आइवर जेनिंग का संबंध है अत्यंत संघीय से। गैविल ऑस्टिन का संबंध है सहयोगात्मक संघवाद से। केसी व्हीलर का संबंध है अर्ध संघीय से। एपलवी का संबंध है केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ से। और आइवर जेनिंग का संबंध है अत्यंत संघीय से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अधिनियम और उसके प्रावधान बताइए। पहला है भारत सरकार अधिनियम 8058, इसमें भारत के राज्य सचिव का पूर्ण शाही नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट आते हैं भारत परिषद अधिनियम 8061, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 8058 यह भारत में राज्य सचिव को पूर्ण शाही नियंत्रण बताता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 यह पहली बार गवर्नर जनरल के कर्मचारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करने की बात करता है। फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यह मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व बताता है। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919, यह पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाने की बात करता है। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यह न केवल निजी व्यक्ति बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लेख आता है, जो न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि प्रथम 3 आम चुनावों के परिणाम से एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो कि एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, 1967 तक कांग्रेस का केंद्र भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एक निष्ठ नियंत्रण रहा है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। प्रथम 3 आम चुनावों के परिणाम स्वरूप एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो कि एक दलीय प्रणाली से ही
इस बयान से भिन्न है कि उक्त समय में बहुत से दल विद्यमान थे, किंतु 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति का एक निष्ठ नियंत्रण रहा था, जबकि एक दलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में सिर्फ एक ही दल विद्यमान था। रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया में इससे कांग्रेस सिस्टम कहती हैं। नेक्स्ट आती हैं भारत के लोकसभा में निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद आते हैं गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, फिर बलिराम भागवत और फिर आते हैं बलराम जाखड़। नीलम संजीव रेड्डी ये 1967 से 1969 तक रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं गुरुदयाल सिंह ढिल्लों 1969 से 1975 तक, और बलिराम भगत इनका संबंध है 1976 से 1977 तक। नेक्स्ट आते हैं बलराम जाखड़ जो कि 1980 से 1989 तक रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसकी पीठ है। तो पीठ है इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर, ये सब पीठें हैं। इलाहाबाद लखनऊ, मुंबई मतलब इलाहाबाद लखनऊ की है, मुंबई की है दादर और नागर हवेली, और जबलपुर की है इंदौर और ग्वालियर। नेक्स्ट आती है लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया है। तो इन्होंने राजनीतिक विज्ञान और लोक विधि के रूप में विकसित किया है। पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान एवं लोक विधि की शाखा के रूप में विकसित किया है। पीटर सेल्फ को लोक प्रशासन के अध्ययन के दार्शनिक उपागम के अंतर्गत रखते हैं, जो प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं का विचार करते हैं। नेक्स्ट आते हैं संगठन के पारंपरिक और मैकेनिस्टिक या यांत्रिक सिद्धांत के मूलभूत विचारों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। तो यह मानव संबंध के बारे में प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाता है, सही है। यह आर्थिक प्रोत्साहन इनिशिएटिव्स को एकमात्र प्रेरक कारक मानता है, ये भी सही हो जाएगा। यह संगठनात्मक व्यवहार की बारीकियों की उपेक्षा करता है, ये भी सही हो जाएगा। यह संगठन की यांत्रिक सिद्धांत औपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये औपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस विचार ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की है। तो ये हो जाएंगे चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एक्सक्लूटिव 1938 में संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की है। नेक्स्ट आते हैं लोक एवं निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए किसने कहा है कि सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं। ये वेरी बोजमैन के द्वारा कहा गया था। सरकारी परिवेश में कार्य करने वाले प्रशासन लोक प्रशासन, जबकि गैर सरकारी यानी व्यापार उद्यमों में काम करने वाला प्रशासन निजी प्रशासन कहलाता है। लोक और निजी प्रशासन के मध्य अंतर को मानने वाले हैं पॉल एच एप्पलवी और सर जोशर स्टेप, हर्बर्ट साइमन, पीटर डेकर आदि, जबकि लोक एवं निजी प्रशासन दोनों को समान मानने वालों में शामिल हैं वुडलो विल्सन, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, मूने रेले और मैरी पार्कर फॉलेट, जबकि बैरी बोजमैन का मानना है कि सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है पब्लिक वैल्यू एंड पब्लिक इंटरेस्ट, 2007 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि कुछ विभाग न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं, लेकिन विधानमंडल द्वारा इन्हें नियम और विनियमन करने या बनाने के लिए अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जॉन एम
पिफनर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभाग के एकल मुखिया को वरीयता देते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन हैं सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। कुछ विभाग न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्यों से संबद्ध होते हैं, लेकिन विधानमंडल द्वारा इन्हें नियम और विनियम बनाने के लिए कुछ अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। जॉन एम पिफनर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभाग के एकल मुखिया को वरीयता देते हैं। नेक्स्ट आते हैं डक्कन ब्लैक, एंथनी डोवस और जेम्स बुचमैन और केनेथ एरो के बीच क्या समान है? तो ये सभी लोक प्रशासन में लोक चयन सिद्धांत के परोपकार हैं या पैराकार हैं। 1950 के दशक में विकसित लोक चयन सिद्धांत के जनक डक्कन ब्लैक को माना जाता है, जबकि एंथनी डाउन्स, जेम्स बुचनैन और केनेथ एरो को इसके अग्रणीय विचारक के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, पुस्तक और उनके लेखक बताइए। पहले आते हैं एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनका संबंध है जेम्स हट से। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनका संबंध है W.A. रॉबसन से। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनका संबंध है फ्रैंक जे गुडनाउ से। और नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इनका संबंध है A.V. डाइसी से। तो एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जेम्स हट की पुस्तक है। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ W.A. रॉबसन से संबंधित है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रैंक जे गुडनाउ से संबंधित है। और नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका संबंध है A.V. डाइसी से। नेक्स्ट आते हैं कमेटीज़, कमीशंस, रिपोर्ट्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके कालक्रम में सही होगा, बताइए। सबसे पहले आते हैं एचिसन कमीशन, उसके बाद आता है ग्लैडस्टोन कमेटी, फिर ब्राउन लॉ कमेटी, फिर मास्टरमैन कमेटी। एचिसन कमीशन ये 1886 में आया था। ग्लैडस्टोन कमेटी ये 1895 में आई। और ब्राउन लॉ कमेटी 1937 में आई। और मास्टरमैन कमेटी 1948 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला है OECD ने आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन या गवर्नेंस की किन भागों की पहचान नहीं की थी? तो इन्होंने कड़ा अंकेक्षण की बात नहीं की थी, जबकि भागीदारी आधारित विकास की बात की थी, मानव अधिकार की थी और लोकतंत्रीकरण की थी। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट स्थापित वर्ष है 1961। भारत इसका सदस्य नहीं है। यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है? ये कहा था सूसन स्टेंज के द्वारा। सूसन स्टेंज जो कि 1923 से 1998 तक रहे हैं, इन्होंने 1988 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में बताया था कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है। इन्होंने 4 मुख्य चैनलों सुरक्षा, उत्पादन, वित्त एवं ज्ञान को शक्ति के केंद्र के रूप में रेखांकित किया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि यथार्थवाद के हमारे बौद्धिक उपकरण मंजूषा टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? ये कहा था स्टीफन वाल्ट के द्वारा। स्टीफन वाल्ट 1955 में US एन अमेरिकन फिलोसोफर ऑफ IR एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति संतुलन प्रणाली के मूलभूत नियम नहीं है जो उन स्टेट एक्ट्रेस में से प्रत्येक को स्पष्ट है जो संतुलित करने की प्रक्रिया में संलिप्त है?
तो इसमें एक ही एक्टर या गठबंधन जो वर्चस्व ग्रहण करने का प्रयास करे उसको बाधित किया जाना चाहिए, पहला है। दूसरा, राज्य क्षेत्र के अर्जन अपनी जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक रूप से विकास कर अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहिए, ये भी है। लड़ाई की तैयारी में वार्ता के जरिए समाधान ढूंढना बेहतर है, ये भी सही है। अन्य राज्यों को संभाव्य शत्रु के रूप में देखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। शक्ति संतुलन के बाह्य परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध में दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर का सिद्धांत है, जो कि राज्य हमारा मित्र नहीं है वह शत्रु समझा जाएगा, जबकि इस संदर्भ में भारतीय विदेशी नीति का दृष्टिकोण रहा है, जो राज्य हमारा शत्रु नहीं है वह मित्र है। वर्तमान आवश्यक यह है कि शक्ति संतुलन प्रणाली के मूलभूत नियम में अन्य राज्यों को संभाव्य शत्रु के रूप में नहीं देखा जाता। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें आधे दिए गए हैं और उनके कथन दिए गए हैं। हम इनको थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि आप देख सकें। पहले आते हैं मैकलिन ए एवं मैकमिलन, इनका संबंध है शक्ति वह सक्षमता है जो कि व्यक्तियों को यह कार्य करवाती है जो उनका अन्यथा उन्हें नहीं किया होता है। नेक्स्ट आते हैं मार्गेंथो के द्वारा कहा गया है कि अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्य पर व्यक्तियों के नियंत्रण को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज सावर्जिन-वर्जर, इनका संबंध है अनुपालन न होने के मामले में प्रभाव उत्पादक प्रतिबंध पर निर्भर रहकर अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। और वॉन डाइक का संबंध है राज्य की पूर्ण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अन्य राज्यों की तुलना में उसकी शक्ति की स्थिति गिनी जाती है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार 25 में ये वर्णन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र परिषद के निर्णयों को अंगीकार करके और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 के अनुसार द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन agree to accept and carry out the decision of the Society Council in accordance with the present charter। अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करते हैं और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण एवं आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है, बताइए। भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण और आंशिक रूप से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो भारत के कानून में द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान तलब है कि यह एक संधि है जो कि 17 जुलाई 1998 को अस्तित्व में आई थी और 11 अप्रैल 2002 को लागू कर दी गई। यह संधि 4 प्रमुख मूल अपराध हैं। इसमें पहला आता है मानवता के विरुद्ध अपराध, दूसरा युद्ध अपराध, ये इसके अंतर्गत होते हैं। इससे निपटने के लिए संपन्न हेतु बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में निम्नलिखित में कौन सा दबाव सही नहीं है, बताइए। तो ICC के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन ने 18 जुलाई 1988 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को संविधिक को अंगीकार किया है। तो पहला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है लेकिन यह एक स्वतंत्र संगठन है, ये सही हो जाएगा। इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू की गई थी, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग हैं, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीज़न, ऑफिस ऑफ द
प्रोसिक्यूटर और रजिस्ट्री। तो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर और रजिस्ट्री इसमें शामिल हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 17 जुलाई 1998 को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर 120 राज्यों के समर्थन और 7 राज्य चाइना, इराक, इजराइल, लीबिया, कतर, US और यमन के विरोध के रूप में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया है? तो ये 2006 के में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों का सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता पर बल देते हुए वाचन के विभिन्न स्वरूपों पर विस्तृत चर्चा एवं नीति निर्माण संपन्न किया गया है। इस कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की समिति और समिति से संबंधित मामले या मसले बताइए। तो पहली समिति, यह आर्थिक और वित्तीय मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका संबंध है निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से। दूसरी समिति का संबंध है आर्थिक एवं वित्तीय से। तीसरी समिति का संबंध है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक मामले से। और चौथी समिति का संबंध है विशिष्ट राजनीतिक एवं विऔपनिवेशीकरण से। तो प्रथम समिति का संबंध है निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से। द्वितीय समिति का संबंध है आर्थिक एवं वित्तीय मामलों से। तीसरी समिति का संबंध है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक मामले से। और चौथी समिति का संबंध है विशिष्ट राजनीतिक और विऔपनिवेशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। पहला कथन, शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, धार्मिक कट्टरतावाद सुरक्षा के प्रति एक खतरा पैदा कर रहा है, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गुटों के आपस अंतर्द्वंद से ऊपर उठकर अन्य वैश्विक समस्याओं की तरफ अग्रसर हुआ, जो वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक है। 1990 के दशक में सैमुअल P. हंटिंगटन ने धार्मिक कट्टरतावाद को सुरक्षा के प्रति अत्यंत गंभीर खतरा माना है। बर्नार्ड बरूच ने शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है गाइस। यदि फ्रेंड्स आपको आज हमारी थोड़ी आवाज़ डिफरेंट लग रही हो तो उसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। बस मैंने आज का ये वीडियो कंप्लीट करा